तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में भारत के आसपास के देशों में जिस तरह के माहौल चल रहे हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय है। जहां नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहां तक कि बलूचिस्तान में हर तरफ से एक अस्थिर माहौल बनता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी गतिविधियों पर ना तो चर्चा हो रही है और ना ही उस पर दुनिया की नजर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश तिब्बत की, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत और तिब्बत के रिश्ते सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। और अब तिब्बत के साथ मिलकर भारत एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो सीधे चीन के दिल पर वार कर रही है। और तो और चीन इससे इतना बेचैन है, लेकिन फिर भी वो भारत के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि भारत ने जो चाल चली है उसका चीन ना तो भारत पर सवाल उठा पा रहा है और ना ही सीधे टकराने की हिम्मत कर रहा है। और अगर हम 1925 की घटना को एक पल के लिए अलग रख दें तो भारत और तिब्बत के रिश्ते हमेशा मजबूत और दोस्ताना रहे हैं और आज भी तिब्बत की भावनाएं भारत के लिए वैसी ही है। लेकिन अब यही भरोसा बदल रहा है एक रणनीतिक साझेदारी में, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका लंबे समय से तिब्बत को सपोर्ट करते आया है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन अब जब भारत और तिब्बत साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है तो तिब्बत में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों देश मिलकर जो तैयारी कर रहे हैं अगर वो पूरी हो जाती है तो चीन को तिब्बत से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जरा आप स्क्रीन पर गौर से देखिए और तिब्बत की लोकेशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यह जो मैप है इसमें भारत साफ नजर आ रहा है, जिसके चारों ओर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जैसे बड़े बड़े पड़ोसी देश बसे हुए हैं। लेकिन ठीक भारत और नेपाल के ऊपर और चीन के बगल में जो एक अलग रंग में हाईलाइटेड हिस्सा दिख रहा है वही है तिब्बत। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत एक ऐसा देश जिसका भारत से गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता था। और सबसे बड़ी बात, तिब्बत भारत और चीन के बीच एक सुरक्षा की दीवार की तरह खड़ा रहता था, क्योंकि तिब्बत भारत के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, इसलिए उसका अस्तित्व भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम था। लेकिन साल 1950 में भारत को आजादी मिले कुछ ही साल हुए थे और संविधान बस लागू होने ही वाला था। उसी दौरान चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन तिब्बत का भूगोल, उसका महत्व और भारत के साथ उसका रिश्ता आज भी उतना ही अहम है। ऐसे में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के मामलों में टांग अड़ाने से ज्यादा जरूरी साझा की पहले खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि आजादी के शुरुआती वर्षों में कई ऐसे क्षेत्र भी थे जो भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई नया विवाद जन्म ले। लेकिन जब भारत अपने आंतरिक मसलों में व्यस्त था तब चीन ने इस स्थिति का फायदा उठाया और चुपके से उसने अपने सैनिकों को भेजकर तिब्बत को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि हालात इतने बिगड़ गए कि तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता दलाई लामा को मजबूरी में तिब्बत की सत्ता चीन के हवाले करनी पड़ी। इसके बाद चीन और तिब्बती जनता के बीच जो समझौते हुए थे वो ज्यादा दिन टिक नहीं सके। जहाँ लगातार बढ़ते तनाव और अत्याचारों के चलते 1969 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली, जहाँ उनके साथ हजारों तिब्बत शरणार्थी भी भारत की सरजमी पर आए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके लिए जगह बनाई गई। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, आज भारत में करीब 50,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं और उनके साथ एक समृद्ध बौद्ध संस्कृति भी भारत की धरती पर गहराई से जड़ें जमा चुकी है। जहां धर्मशाला से लेकर मैगलोडगंज तक सैकड़ों बौद्ध मठ आज भारत के उस सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है जो शांति, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन अब यह सिर्फ धर्म की बात नहीं रही, क्योंकि यह अब एक नया भू राजनीतिक खेल बन चुका है। जहां पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिमालय क्षेत्रों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध मठों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। और देखा जाए तो चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं बल्कि दक्षिण तिब्बत मानता है और वो इन मठों को सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं, राजनीतिक मोहरे समझता है। ऐसे में चीन बौद्ध धर्म को अपनी सॉफ्ट पावर की ताकत बनाना चाहता है और वो श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों में बौद्ध मठों और परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है, ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि बौद्ध संस्कृति का असली केंद्र अब बीजिंग है। लेकिन असलियत क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत है, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला और जहां से यह विचारधारा पूरी दुनिया में फैली। लेकिन चीन के इस बौद्ध ब्रांड को टक्कर देने के लिए भारत ने भी अब एक नया रास्ता अपनाया है, जिससे यह पावर भारत के हित में चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। दरअसल हिमालय के शांत वादियों में बसे करीब 600 बौद्ध मठ अब सिर्फ आध्यात्मिक साधन के केंद्र नहीं रहे, बल्कि यहाँ अब एक नई क्रांति जन्म ले रही है, जो है शिक्षा की क्रांति। यहाँ पर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों में स्थित इन मठों
मठों में भारत सरकार ने एक बिल्कुल नया शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया है। पहले जहां इन मठों में बच्चे सिर्फ बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा और पारंपरिक ज्ञान सीखते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि अब यहाँ पढ़ाई दो तरीके से होगी, जिसमें पहली है पारंपरिक शिक्षा, जिसके तहत बच्चों को सिखाया जाएगा बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और तिब्बती सांस्कृतिक विरासत। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिसके तहत गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इसके साथ ही बच्चों को अब भारत का प्राचीन और आधुनिक हिस्सा भी पढ़ाया जाएगा, और खास तौर पर तिब्बत की आजादी की लड़ाई में भारत की भूमिका क्या रही, यह भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये सब पढ़ाई 20 मठों में शुरू हो चुकी है और जल्द ही बाकी के मठों में भी लागू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया और इससे भारत का लाभ क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि चीन इन सबको अपनी ओर खींच रहा था, जिससे आने वाले वक्त में भारत को परेशानी हो सकती थी। इसलिए भारत ने यह कदम उठाया ताकि इस नए पाठ्यक्रम की मदद से मठों में भारतीय इतिहास और संस्कृति को बढ़ावा मिले और चीन का प्रभाव कम हो सके। और अगर हम इससे मिलने वाले फायदे की बात करें तो इससे बच्चों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और वो इस शिक्षा का फायदा उठाकर डॉक्टर, इंजीनियर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत की संस्कृति से जुड़े रहेंगे, जिससे भारत को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि हिमालय के मठों में भारतीय शिक्षा लागू होने से चीन का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव कम होगा। ऐसे में मठों में इस नए पाठ्यक्रमों के अनुसार भारतीय शिक्षा देना एक रणनीतिक कदम है। लेकिन हाल ही में तिब्बती प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय संसद में खास अपील की है, जहां उन्होंने चीन के बढ़ते हस्तक्षेप और तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार के हनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसका मकसद साफ है कि यूरोपीय यूनियन को इस मुद्दे पर जागरूक करना और चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। और बात सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका तिब्बत के समर्थन में हमेशा मुखर रहा है और कई बार अमेरिकी नेताओं ने तिब्बत की आजादी और दलाई लामा के लिए खुलकर समर्थन जताया है। ऐसे में अमेरिका का यह रुख चीन के लिए एक कड़ा संदेश है। तिब्बत का मसला सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि मानवाधिकार और वैश्विक न्याय का मुद्दा है। और अगर दुनिया के बड़े बड़े देश लोकतांत्रिक देश के तिब्बत और दलाई लामा के साथ खड़े हो जाते हैं, तो क्या चीन को वाकई वैश्विक स्तर पर चुनौती दी जा सकती है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या तिब्बत को दुनिया का समर्थन मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और भारत से जुड़ी इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।